गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम फिजिक्स 12th क्लास 7 चैप्टर से प्रत्ययवर्ती धारा से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड है ना, आगे चलकर यहाँ तक कि बड़े कंपटीशन नीट जेई तक में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम बताएंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आप लोग ये सोचेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, बुक में सब कुछ दिया रहता है, ये बात सच है। लेकिन यहाँ पर ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कोई फार्मूला लगा के उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो बताएंगे तो उसको कुछ फार्मूला से, कुछ ट्रिक से, कुछ डायरेक्ट आंसर ऐसा भी है, ठीक है ना। इसलिए आप जिसको यदि आप समझेंगे स्टार्ट से लास्ट तक तो उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो भी आएंगे इससे तो आप लोगों से बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी कुछ क्वेश्चन का आंसर तो डायरेक्ट रहेगा, कुछ तो किसी हिंट से, कुछ एक ट्रिक से, कुछ फार्मूला से, है ना। तो जिस आधार पर होगा वो सब हम बताएंगे। 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्ययवर्ती धारा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जो चैनल में नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि और इस प्रकार के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि हम हर चैप्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, महा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो एग्ज़ाम के लिए कंफर्म है वो क्वेश्चन सबका वीडियो बनाते रहेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रत्ययवर्ती धारा, चैप्टर का नाम है प्रत्ययवर्ती धारा। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ठीक। डेरिवेशन के लिए इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सब का वीडियो बन चुका है, आप पीछे से सब देख सकते हो। सिर्फ इसमें हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन, देखिए बहुत बता दिए ना, बहुत ऐसे होंगे जिनको लगता है सर ये तो जानते हैं हम लोग, इसको क्यों बता रहे होंगे, ठीक है ना। पर हम सब बताएंगे जितने इस छोटे से छोटे, बड़े से बड़े क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला, प्रत्ययवर्ती धारा का समीकरण। डिटेल के लिए हमने पीछे वीडियो में सब कुछ बता दिया है ना। अब ये नहीं कि अब वहाँ पर हम तो एक ठो प्रश्न को लेके चलेंगे, तो उसके लिए डिटेल के लिए तो पूरा वीडियो पीछे है, देख सकते हो। प्रत्ययवर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा t। प्रत्ययवर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड, 50 चक्र प्रति सेकंड होती है, ठीक है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, औसत मान शून्य होता है। यदि इसको सिद्ध करके देखना है तो इसको आपकी वीडियो इसका बना हुआ है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स में आ जाता है ये। यदि आप चाहते हो कि ये कैसे हो जाता है तो इसका पीछे वीडियो में देख सकते हो, सिद्ध करके बताया गया है। एक पूर्ण चक्र में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, ठीक। आधे चक्र में क्या होगा, एक अर्ध चक्र में, आधे में, ठीक है ना, में प्रत्ययवर्ती धारा का औसत मान 2I0/π होता है। आधे चक्र में तो धनात्मक चक्र में भी हो सकता है और -2I0/π तो ये ऋण चक्र में क्या होता है कि प्रत्ययवर्ती धारा इस प्रकार चलती है ना, ऐसे
तो इसका इसका औसत मान ये वाला हुआ और ऋणात्मक वाला औसत मान ये होगा। एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का, अर्ध चक्र की बात कर रहे हैं, पूर्ण चक्र में तो 0 और अर्ध चक्र में तो 2I0/π धनात्मक, अर्ध चक्र में ऋणात्मक में इतना, परिमाण दोनों का बराबर होता है। ठीक है ना। पांचवा, घरों में जो विद्युत धारा दी जाती है वो प्रत्यावर्ती धारा है। घरों में दी जाने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक, ये आप लोगों को बता दें, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 चक्र प्रति सेकंड होती है और 1 सेकंड में 50 चक्कर, और 1 चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान 2 बार अधिकतम होता है, 2 बार न्यूनतम। 1 सेकंड में 50 चक्कर और 1 चक्कर में 2 बार अधिकतम, 2 बार न्यूनतम, तो 1 सेकंड में 100 बार अधिकतम, 100 बार न्यूनतम। ये कारण है कि प्रत्यावर्ती धारा से जो बल्ब जलते हैं वो 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं, लेकिन दृष्टि निर्बद्धता के कारण हमेशा जलता हुआ दिखाई देता है ना। यदि 1 सेकंड में 9 बार जलता बुझता तो पता चल जाता, क्योंकि 1/10 सेकंड तक में जो होता है परिवर्तन वो दिख सकता है। तो प्रत्यावर्ती धारा से जलने वाले बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं। 100 बार जलते हैं, 100 बार बुझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा के साथ ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं, दिष्ट धारा के साथ नहीं। क्यों नहीं लगा सकते, उसका भी कारण होता है अन्योन्याश्रय के सिद्धांत पर, तो उसका लेक्चर जब आप सिद्धांत ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हो। प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है। समान वोल्टेज की, यदि समान वोल्टेज मान लीजिए समान वोल्टेज की एसी डीसी है तो ज़्यादा खतरनाक कौन होगी, एसी। अब वो अलग अलग वोल्टेज की हैं तो पता चला एसी का मान एसी से बहुत ज़्यादा डीसी है तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, पर जनरली समान वोल्टेज की यही दोनों हैं तो क्या होगा, एसी ज़्यादा खतरनाक होगी। प्रत्यावर्ती धारा केवल ऊष्मी प्रभाव दर्शाती है। 10वां नंबर, प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाले यंत्र ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होता है। प्रत्यावर्ती धारा को मापने वाला यंत्र ऊष्मी प्रभाव पर आधारित होता है। ठीक है ना।
यानी प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव को नहीं दर्शाता है, सीधे सीधे ये कहना है। यानी लिखे दे रहे हैं वो भी, प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव को नहीं दर्शाता है। प्रत्यावर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव तथा रासायनिक प्रभाव को नहीं दर्शाता है। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। अब चोक कुंडली क्या होता है उसका आप अलग से उसका वीडियो देख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए चोक कुंडली का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा के आयाम मान और वर्ग माध्य मूल मान में संबंध I0 बराबर IRMS √2 या कि IRMS बराबर I0 बटे √2 या IRMS बराबर 0.707 I0। ठीक है। ये होता है, यानी यहाँ ये आप जान लीजिए कि IRMS जो होता है वो I0 से छोटा होता है। IRMS जो है वर्ग माध्य मूल मान है, अब I0 क्या है, आयाम मान। अब ये कहोगे वर्ग माध्य मूल मान आयाम मान क्या होता है, ये सब पीछे वीडियो बना है उसको देख सकते हो। ये सिद्ध करके भी दिखाया गया है कि आता कैसे है, उसका पीछे वीडियो देख सकते हो, प्रूफ यदि देखना है तो। अब ऐसे डायरेक्ट इसको याद रख लेना ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है ना। तो ये इसके बाद इसमें ये आ जाता है कि जैसे प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग विद्युत चुंबक बनाने में नहीं किया जा सकता है, विद्युत लेपन में नहीं किया जा सकता है ना। तो ये भी है। इसके बाद इसमें आप लोगों को बता दें प्रतिघात प्रतिबाधा क्या हो, प्रतिघात प्रतिबाधा भी होते हैं। प्रतिघात का मात्रक ओम तथा विमीय सूत्र mL²T-3a-2 प्रतिबाधा का मात्रक ओम तथा विमीय सूत्र mL²T-3a-2। प्रतिघात के व्युत्क्रम को अनुक्रियता कहते हैं। प्रतिघात के व्युत्क्रम को
प्रवेश्यता कहते हैं। इनका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। ये इनका मात्रक क्या होगा? ओम इनवर्स। ठीक है ना, इन दोनों का। अब कहोगे प्रतिघात प्रतिबाधा ये सब क्या है ना। हम ऑब्जेक्टिव में इसका मात्रक इस प्रतिघात प्रतिबाधा क्या होता है, इसका आप वीडियो में पीछे देख सकते हो उसका डिटेल। ठीक है ना, हमने सिर्फ बताया ना कि आज ऑब्जेक्टिव टाइप की बात करेंगे। अब यदि कहोगे कि प्रतिघात प्रतिबाधा क्या है, इसको आप डिटेल में बता दीजिए, तो डिटेल में बताना क्या है, पीछे वीडियो बना है, उसको आप देख सकते हो। आर परिपथ में धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। आर परिपथ अर्थात कलांतर फाई बराबर 0। आर परिपथ का प्रतिघात एक्स आर बराबर आर। सी परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 कोण पर अग्रगामी होती है, अर्थात कलांतर फाई बराबर π/2। सी परिपथ का प्रतिघात XC बराबर 1/ωc, XC बराबर 1/2π/µc। इस सब ये डिटेल में प्रूव है। दिष्ट धारा के लिए सी परिपथ का प्रतिघात अनंत होता है। सी यानी धनधारित्र, सी यानी देखो क्या होता है, सुनिएगा। दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 होता है। दिष्ट धारा के लिए न्यू का मान 0 होता है, तो न्यू का मान यहाँ 0 रख देंगे, तो ये XC बराबर क्या हो जाएगा 1/0। तो क्या आ जाएगा, ठीक है ना। दिष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, तो XC बराबर 1/0 यहाँ रख देंगे, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा ना। दिष्ट धारा के लिए सी परिपथ का प्रतिघात अनंत होता है। यही कारण होता है संधारित्र दिष्ट धारा को रोक देता है। संधारित्र दिष्ट धारा को रोकता है, प्रवाहित नहीं होने देता। ठीक है ना। एल परिपथ, यल परिपथ माने प्रेरकत्व। यल परिपथ में धारा वोल्टेज से π/2 कोण पर
पश्चगामी होती है। इसमें फाई बराबर वही पाई बाई 2 होता है। एल परिपथ का प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल बराबर 2 पाई न्यू एल। दिष्ट धारा के लिए एक्सएल बराबर क्या होगा 0, न्यू रख देंगे 0। ठीक, इसके बाद प्रतिबाधा वाले जो परिपथ हैं, प्रतिबाधा वाले परिपथ से बहुत से डिटेल में उसमें हैं, तो उसका प्रतिबाधा के लिए आप अलग से वीडियो में देख सकेंगे, है ना, पूरे एसी सर्किट का। फिर भी हम बहुत कुछ उसमें कवर कर रहे हैं। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर √R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर। अनुनाद की अवस्था में एक्सएल बराबर XC, Z बराबर R, I बराबर मैक्सिमम, VL बराबर VC, फाई बराबर पाई बाई 2। फाई बराबर इसमें 0 आएगा, यानी अनुनाद की अवस्था में एक्सएल और XC बराबर हुआ करते हैं। जेड का मान जो है R के बराबर होता है, I का मान अधिकतम होता है। अब VL और VC बराबर होते हैं, फाई का मान भी क्या होता है 0 होता है। यानी अनुनाद की अवस्था में जो प्रतिबाधा है वो प्रतिरोध के बराबर ही होती है, और अनुनाद की अवस्था में धारा का मान जो होता है वो अधिकतम होता है। ठीक है, और ये Z बराबर R जो है वो क्या कहलाएगा, न्यूनतम, बल्कि ये इसको बोलेंगे। ठीक है ना। अनुनादी आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1/2 पाई √LC, ये ठीक है। नंबर एक होता है शक्ति गुणांक। औसत शक्ति का एक सूत्र होता है, औसत शक्ति PAV बराबर होता है IRMS VRMS cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं। LCR परिपथ का शक्ति गुणांक cos फाई बराबर R/Z। cos फाई को शक्ति गुणांक कहते हैं, तो R परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा, R परिपथ का शक्ति गुणांक एक, देखिए
आर में फाई कितना होता है 0, सी में फाई कितना होता है π/2 और एल में फाई कितना होता है π/2। तो यहाँ आर में फाई का मान क्या रख देंगे, फाई का मान 0 रख देंगे तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा आर परिपथ में। और सी परिपथ में क्या होगा, सी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा 0, सी परिपथ का शक्ति गुणांक 0। एल परिपथ का शक्ति गुणांक 0। शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। एक होता है विशेषता गुणांक, क्यू फैक्टर। विशेषता गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है। Q बराबर फार्मूला होता है 1/r√L/c। यह है विशेषता गुणांक का सूत्र। ये इसका भी वीडियो में आप इसका सूत्र सिद्ध करके देख सकते हैं। एक होता है फार्म गुणांक, का कोई मात्रक नहीं होता है। फार्म गुणांक इसको कहते हैं IRMS/I0, इसको कहा जाता है। यह है फार्म गुणांक IRMS/I0, यानी वर्ग माध्य मूल मान और आयाम मान का अनुपात जो होता है उसको क्या कहा जाता है, फार्म गुणांक। अब जितने भी गुणांक, शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं, विशेषता गुणांक का कोई मात्रक नहीं, फार्म गुणांक का कोई मात्रक नहीं। ठीक, ये हो गया। चौक कुंडली के लिए PAV बराबर 0, औसत शक्ति। वाटहीन धारा के लिए PAV बराबर 0। चौक कुंडली के लिए PAV का मान 0 होता है, वाटहीन धारा के लिए भी PAV का मान 0 होता है। ठीक है ना। अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है। फार्मूला होता है 1/2 π√LC। ये देखो, ये अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है। न्यू बराबर 1/2 π√LC है, तो L और C है, तो R है, ये नहीं है, तो अनुनादी आवृत्ति प्रतिरोध पर निर्भर नहीं है। ठीक है ना। बयालीस नंबर। इसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर आ जाता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण
के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को या धारा को परिवर्तित करता है, अर्थात बढ़ाता है या घटाता है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज या धारा को परिवर्तित करता है, यानी अर्थात बढ़ाता है या घटाता है, किंतु आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करता। अब ट्रांसफार्मर में जो होता है दो प्रकार का होता है, एक ऊंचाई होता है, एक अपचाई। ऊंचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, अपचाई वोल्टेज को घटाता है। इसके बारे में डिटेल में आप वीडियो में देख सकते हैं, है ना। हम ये बताएंगे ट्रांसफार्मर में एक परिणमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या का अनुपात, परिणमन अनुपात, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को परिणमन अनुपात कहते हैं। R बराबर NS/NP। ये द्वितीयक में फेरों की संख्या, प्राथमिक में फेरों की संख्या। परिणमन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि ये संख्या है, एक अनुपात है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, यानी R ग्रेटर दैन 1। दूसरे में ज़्यादा फेरे होंगे, प्राथमिक में कम, ऊंचाई में। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात का मान 1 से कम होता है, R<1। ठीक, ये भ्रमण धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के
क्रोड को पटलित बनाया जाता है। इसके डिटेल के लिए आप वीडियो देखेंगे पीछे का। भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है। अभी ट्रांसफार्मर का वीडियो नहीं बना है, लेकिन आगे बन जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो जो इसमें आपको नए हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ट्रांसफार्मर में कई प्रकार की ऊर्जा हानि होती है ना, उनको डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। तो एक शैथिल्य हानि होती है। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रोड पटलित बनाया जाता है तो उस क्योंकि भंवर धारा के कारण जो ऊर्जा का क्षय होता है उसको कम करने के लिए, और शैथिल्य हानि के कारण ऊर्जा का जो क्षय होता है उसको कम करने के लिए क्रोड को क्या बनाया जाता है, नर्म लोहे का। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बनाया जाता है क्यों, तो बता देना है कि शैथिल्य हानि को कम करने के लिए। ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्यों, तो भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। 50 नंबर, डायनमो। ट्रांसफार्मर की हिंदी होती है परिणामित्र, हैं सब लोग हिंदी, कोई हिंदी बहुत कम जानते होंगे। ट्रांसफार्मर की हिंदी परिणामित्र होती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इतने। कुछ और क्वेश्चन है ना, कुछ और क्वेश्चन की यदि बात होगी तो उसको नए वीडियो में कुछ अलग तरीके से हम और भी बता देंगे, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।